हेलो फ्रेंड्स, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का यूनिट 35 आज हम डिस्कस करेंगे। और चैप्टर का नाम है आपका पर्सनल फाइनेंस। तो पर्सनल फाइनेंस क्या क्या होता है, किस तरह से बैंक जो है फाइनेंस देता है, तो वो सब हम इसमें देखेंगे। मेनली यहाँ पे तीन प्रोडक्ट का हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एक आपका क्रेडिट कार्ड, सेकेंड आपका होम लोन, और थर्ड आपका पर्सनल लोन, और लास्ट में कंज्यूमर लोन करके भी टॉपिक दिया हुआ है। तो चार टॉपिक जो है आपको इस चैप्टर में डिटेल में जो है डिस्कशन करना है। शुरू करते हैं यहाँ से। पहला आपका आता है वही क्रेडिट कार्ड। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। जैसे हमारे चैप्टर का नाम है पर्सनल लोन, तो पर्सनल का मतलब इंडिविजुअल, पर्सनल फाइनेंस। पर्सनल का मतलब होता है किसी इंडिविजुअल को फाइनेंस करना, तो वो हमारा पर्सनल में आता है। एक ऐसे होता है कॉर्पोरेट लोन, जिसमें इंडस्ट्रीज को लोन दिया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें पर्सनल फाइनेंस की, तो ये लोन इंडिविजुअल के लिए होता है। ठीक है, जैसे हाउसिंग लोन इंडिविजुअल के लिए, और आपका होम लोन हो गया, सॉरी हाउसिंग लोन होम लोन एक ही चीज़ है। आपका क्रेडिट कार्ड हो गया, या पर्सनल लोन या कंज्यूमर लोन, तो ये आप इंडिविजुअल सेक्टर को देते हैं, कॉर्पोरेट के लिए नहीं होता। तो इसीलिए चारों चीज़ें हमारे पर्सनल फाइनेंस वाले चैप्टर में इंक्लूड की गई है। क्रेडिट कार्ड आप जानते भी होंगे, आप इस्तेमाल भी करते होंगे। तो क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि हम एक हमें लिमिट दिया जाता है, उस लिमिट तक। जैसे मान लीजिए किसी का लिमिट है 1 लाख, तो क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो 1 लाख है, उस 1 लाख तक वो कभी भी उसको खर्च कर सकते हैं। और वो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए उसको इस्तेमाल कर सकता है, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू उसको इस्तेमाल कर सकता है। किसी भी मर्चेंट डैशबोर्ड में और किसी मर्चेंट में अगर वो चाहे तो अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके अपना पेमेंट कर सकते हो। तो कई सारे मोड ऑफ पेमेंट इसके पास रहते हैं। क्रेडिट कार्ड में एक आपका बेनिफिट रहता है कि इसमें जो ड्यू अमाउंट है, जैसे मान लीजिए आपका 1 लाख का लिमिट और आपने खर्च कर दिए 1 लाख, तो पहले महीने जो आपको पे करना रहेगा वो बहुत छोटा अमाउंट रहेगा। जैसे मान लीजिए 10,000, तो 10,000 आप पे कर दीजिए, बाकी का 90,000 आपको पे नहीं करना, बट हाँ उस पर आपको इंटरेस्ट जरूर पे करना होगा। तो यानी जो मिनिमम आपको जो ड्यू अमाउंट होता है, मिनिमम ड्यू दो यहाँ है। एक है आपका मिनिमम ड्यू, एक होता है टोटल ड्यू। तो टोटल ड्यू आपका 1 लाख है, क्योंकि आपने 1 लाख का पूरा लिमिट खर्च कर लिया, आपने 1 लाख रुपए की मान लीजिए शॉपिंग कर ली। अभी आपको अगला महीना आपका आ गया, आपको पेमेंट करनी है। ठीक है, अब आपने शॉपिंग कर ली, तो आप उसका रिपे करेंगे अपना क्रेडिट कार्ड कंपनी को। तो उसमें क्या करते हैं, वो आपका मिनिमम ड्यू बताते हैं। मिनिमम ड्यू यानी कि वो 10,000 15,000 ऐसे कुछ हो सकता है। तो वो आपको पे करना रहता है उस महीने। बाकी का 90,000 उस पर हमें इंटरेस्ट पे करना रहता है। तो टोटल ड्यू और मिनिमम ड्यू यहाँ पे अलग अलग रहता है। टोटल ड्यू 1 लाख है, उसमें से मिनिमम ड्यू 10,000 है। मतलब इस महीने आप 10,000 पे कर दीजिए, बाकी का बाद में पे कर देना। इस तरह से जो क्रेडिट कार्ड का कंसेप्ट रहता है, इस तरह से जो कंपनी अपना प्रॉफिट अर्न करती है। तो ये भी एक चैनल है, ये भी एक तरीका है जिससे जो है क्रेडिट यानी कि लोन, ये एक टाइप का क्या है, लोन दिया जा रहा है ना कस्टमर को, कि आप अभी खर्चा कर लीजिए बाद में पे कर देना। वो भी एक टाइप का क्या हो गया, लोन हो गया। और दे आर इशू टू अप्रूव क्लाइंट्स फॉर परचेज। तो अप्रूव क्लाइंट्स मतलब कोई भी इंडिविजुअल जो कि जिसका क्रेडिट सिबिल स्कोर सही है और जो एलिजिबल है, तो उसको ये दिया जाएगा फॉर परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम ऑथराइज मर्चेंट एस्टैब्लिशमेंट। तो गुड्स और सर्विसेज को परचेज कर सकता है मर्चेंट से, और ऑन द गारंटी ऑफ इश्यूअर ऑफ क्रेडिट कार्ड फॉर पेमेंट। तो जो पेमेंट है वो आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसके थ्रू आप कर सकते हैं। द कार्ड होल्डर में पे फॉर परचेज मेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ऑन द ड्यू डेट। तो आपका एक ड्यू डेट है, मान लीजिए पूरे महीने आपने खर्चा कर लिया, अगले महीने की 10 तारीख आपका ड्यू डेट है, तो नेक्स्ट ड्यू डेट पे आपको पे करना होता है विदाउट एनी इंटरेस्ट। तो जब आपका पहला ड्यू डेट आएगा उस पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। अल्टरनेटिव दे हैव द ऑप्शन ऑफ पेइंग ओनली पार्ट हायर देन द मिनिमम अमाउंट ड्यू। तो एक मिनिमम अमाउंट ड्यू रहता है, जैसे मैंने आपको बताया कि 10,000, तो सिर्फ आप 10,000 ही पे कर दीजिए, छोटा अमाउंट पूरा पे करने का जरूरत नहीं है। लेकिन जो बाकी का 90 है उस पर आपको पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट। इसमें कुछ हॉलिडे पीरियड रहता है। ठीक है, जैसा आज आपने शॉपिंग की तो कल से इंटरेस्ट नहीं चार्ज होगा, कुछ टाइप का हॉलिडे पीरियड, वो 15 से लेकर 50 डेज तक का हॉलिडे पीरियड हो सकता है, कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा। तो इस हॉलिडे पीरियड में आपसे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। जब आपकी ड्यू डेट आएगी तब से आपको इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। और ड्यू डेट पे आपको पूरा अमाउंट पे करने का जरूरत नहीं है, आप कुछ अमाउंट जो है पे कर सकते हो। कंपनी आपको बताएगी कि कितना मिनिमम ड्यू आपको पे करना है। पार्टीज कौन कौन सी पार्टीज होती है, कार्ड होल्डर, ये वो पर्सन है जिसको कार्ड इशू किया जाएगा। कार्ड इशू जो कंपनी है, क्रेडिट कार्ड कंपनी, वही आपकी कार्ड इशू होगी। मर्चेंट, कुछ एंटिटीज जो कि क्रेडिट कार्ड को एक्सेप्ट करने के लिए एग्रीमेंट करती है क्रेडिट कार्ड कंपनीज के साथ, ताकि गुड्स और सर्विसेज को कस्टमर परचेज कर सके, तो उनको बोला जाएगा मर्चेंट। जैसे कस्टमर मान लीजिए किसी आईफोन वाले मोबाइल वाले वहाँ पे गया, और वहाँ से उसने मान लीजिए आईफोन परचेज कर लिया, तो आईफोन से पेमेंट इसलिए हो पाई क्योंकि आईफोन उसका मर्चेंट था, यानी उसने क्रेडिट कार्ड कंपनीज के साथ एग्रीमेंट किया होगा। ऐसे ही मर्चेंट एक्वायरर, तो इसमें बैंक हो जाएंगे, बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, जिन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है मर्चेंट के साथ कि वो उनकी क्रेडिट कार्ड की ट्रांजेक्शन को एक्सेप्ट करेंगे, तो मर्चेंट एक्वायरर आपके बैंक या एनबीएफसी हो गए। ऐसे क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन,
ये वो कंपनीज होती है जिन्होंने अपना ट्रेडमार्क दिया होता है और जिसके थ्रू पेमेंट की जाएगी, जैसे वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपए, या आप कार्ड के ऊपर देखते हैं ना वीज़ा, मास्टर कार्ड, तो ये उन्हीं को बोला जाता है क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन। तो ये ऑर्गेनाइजेशन होती है जो लाइसेंस देती है कार्ड इश्यूअर को, जो कंपनी कार्ड इशू कर रही है, टू इशू क्रेडिट कार्ड अंडर देयर ट्रेडमार्क, उनके ट्रेडमार्क के अंडर जो है उस क्रेडिट कार्ड को इशू किया जा सकता है। एंड प्रोवाइड सेटलमेंट सर्विसेज, तो जो भी उसके मेंबर्स हैं अलग अलग, तो उनके बीच में सेटलमेंट करने का काम ये वीज़ा, मास्टर कार्ड ये सब करते हैं। मतलब उनके मेंबर्स जैसे कार्ड इशूअर, मर्चेंट एक्वायर, तो इनके बीच में पेमेंट का सेटलमेंट करना है, तो ये जो आपके ये आपके वीज़ा, मास्टर कार्ड, तो इनके थ्रू जो है सेटलमेंट की जाएगी। तो मेन मेन ये पार्टीज आपके क्रेडिट कार्ड में होगी। बेनिफिट क्या है इसके क्रेडिट कार्ड के, तो जो होल्डर है, कार्ड होल्डर, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि उसको बिना पैसों के, मतलब बिना कैश के, उसको क्रेडिट में, उधार में जो है क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिली है, उसने गुड्स और सर्विसेज परचेज कर लिए। और उसका मतलब हॉलिडे पीरियड मिलता है जिसमें उसको कुछ भी इंटरेस्ट नहीं पे करना, जो 15 से लेकर 51 डेज का हो सकता है। अलग अलग कंपनी, अलग अलग बैंक जो क्रेडिट कार्ड इशू कर रहे हैं तो वो वैरी कर सकता है, लेकिन जनरली जो रेंज है 15 से 51 डेज रहता है। यहाँ पे आपका कुछ लिमिट रहता है, कुछ सीलिंग, उस लिमिट तक आप एटीएम से भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये कुछ मेन मेन फायदे हो गए जो कि कार्ड होल्डर को होंगे। ऐसे ही जो मर्चेंट है उनको क्या फायदा है, तो उनकी जो कार्ड होल्डर की परचेसिंग पावर बढ़ जाती है। परचेसिंग पावर मतलब चीज़ों को खरीदने की क्षमता, उनके पास पैसे बढ़ गए तो मतलब परचेसिंग पावर बढ़ गई। तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो है उसकी परचेसिंग पावर बढ़ गई और उससे जो है वो ज़्यादा जो है सामान खरीद पाता है। प्रेफर्ड लोकेशन बाय कार्ड होल्डर, तो जो मर्चेंट है अगर कार्ड के थ्रू वहाँ पे पेमेंट एक्सेप्ट की जा रही है तो ज़्यादातर कस्टमर वही जाना पसंद करेगा, तो उसका बिजनेस है वो भी ग्रो करेगा। ऐसे ही बैंकर्स, बैंकों को क्या फ़ायदा है कि बैंकों को अपना जो है प्रॉफिटेबिलिटी बैंकों को हो जाता है, और जो भी इंटरेस्ट बैंक चार्ज कर रहा है, मतलब जो नए कस्टमर्स हैं उनके साथ बैंकिंग रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है। और ऑलरेडी जो पुराने क्लाइंट है, जैसे मान लीजिए किसी ने होम लोन लिया है, कोई और बैंक का कस्टमर, उसको आप क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, तो आप एक एडिशनल फैसिलिटी कस्टमर को अवेलेबल करा रहे हैं। और एक और बेनिफिट है बेटर नेटवर्क स्प्रेड ऑफ कार्ड होल्डर्स एंड देयर इंक्रीज यूज मींस हायर पॉपुलरिटी एंड इमेज, तो बैंकों की जो इमेज है, पॉपुलरिटी, वो भी इंक्रीज होती है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड होल्डर बैंकों के हो जाते हैं। इसके कुछ नुकसान भी है, स्पेशली कार्ड होल्डर जो है, क्रेडिट कार्ड होल्डर का नुकसान क्या है, डिसएडवांटेजेस मे रिजल्ट इन ओवर स्पेंडिंग, तो जनरली आपको मालूम है कि 1 लाख की शॉपिंग कर लो, अभी पेमेंट नहीं देनी, तो कुछ लोग सोचते हैं चलो बात का बाद में देखा जाएगा, तो उस चक्कर में बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, ओवर स्पेंडिंग करते हैं, तो ये एक लॉस है। कई बार आपका फ्रॉड भी हो सकता है आपके कार्ड के थ्रू, क्योंकि कई बार इसमें सिक्योरिटी उतनी अच्छी नहीं रहती जितनी रहनी चाहिए। और मे फॉल इन डेप्थ, तो एक तरीके का आपको जो लिमिट है, अगर आप अपनी लिमिट, आपकी जो रिपेमेंट कैपेसिटी है, मतलब जितना आपका सैलरी है मान लीजिए, उससे ज़्यादा का अगर आप खर्चा करने लगे तो आपको रिपेमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से डेप्ट, क्योंकि उसका इंटरेस्ट रेट भी फिर बहुत हाई होता है, जैसे मैंने बताया 1 लाख में से 10,000 अभी पे कर दीजिए, 90,000 का बाद में पे करना, तो जो 90,000 का इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है, 20-30%। तो इसे एक तरह से आप डेप मतलब लोन के ट्रैप में भी फंस जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ नुकसान है क्रेडिट कार्ड होल्डर के। गाइडलाइंस ऑन क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस ऑफ बैंक, बैंकों को लेकर आरबीआई ने क्या गाइडलाइंस दी है, तो आरबीआई ऑलरेडी गाइडलाइंस देता रहता है, उसको टाइम टू टाइम रिवाइज भी करता है। तो 21 अप्रैल 2022 में आरबीआई ने दोबारा से एक मास्टर डायरेक्शन जारी किया क्रेडिट कार्ड कंपनीज, और जो भी कंपनीज क्रेडिट या डेबिट कार्ड का बिजनेस कर रही है, तो उस गाइडलाइंस में बोला है कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक अदर देन आरआरबी, आरआरबी के लिए नहीं है, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है उनके लिए गाइडलाइंस है, विद नेटवर्थ ऑफ 100 करोड़, तो जिनका नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, कैन अंडरटेक क्रेडिट कार्ड बिजनेस डिपार्टमेंटली, तो वो चाहे तो अपना डिपार्टमेंट के थ्रू या अलग से अपना सब्सिडी के थ्रू जो है क्रेडिट कार्ड का बिजनेस कर सकते हैं। और एनबीएफसी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती है जो कि आरबीआई से रजिस्टर्ड होती है, दे कैन अंडरटेक क्रेडिट कार्ड बिजनेस विद इन प्रेयर अप्रूवल, तो आरबीआई से अप्रूवल लेने के बाद एनबीएफसी भी क्रेडिट कार्ड का बिजनेस कर सकती है। तो जो कार्ड इशू कंपनी है उनकी एक बोर्ड के द्वारा अप्रूव पॉलिसी होनी चाहिए क्रेडिट कार्ड के बिजनेस को लेके, और वो आरबीआई के डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन के हिसाब से पॉलिसी उनको बनानी चाहिए। द पॉलिसी शैल बी होस्टेड ऑन द वेबसाइट ऑफ कार्ड इशूर, तो जो भी आपकी पॉलिसी है, जो जैसे मान लीजिए एसबीआई कोई अपना क्रेडिट कार्ड दे रहा है, तो उसकी वेबसाइट पर वो सारी पॉलिसीज मेंशन होनी चाहिए। और इश्यू ऑफ अपग्रेडेशन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, मतलब अपग्रेडेशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि कार्ड का लिमिट मान लीजिए 10,000, तो उसको बढ़ा दिया 20,000, तो अगर आप पुरानी लिमिट को अपग्रेड करना चाहते हैं तो विदाउट एक्सप्लिसिट कंसेंट ऑफ रिसिपिएंट, मतलब जो कस्टमर है उसकी कंसेंट के बिना, प्रॉपर रिटर्न कंसेंट के बिना आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे मान लीजिए किसी का लिमिट था 10,000, आपने बिना उसको बताया 20,000 लिमिट कर दिया, तो वो ज़्यादा खर्चे करेगा और उसको इसके बारे में ज़्यादा मालूम भी नहीं होगा। ठीक है, तो पहले से आपको इन्फॉर्म करना होगा अगर आप कुछ अपग्रेडेशन किसी कार्ड में करने जा रहे हैं तब। अगर आप ऐसा नहीं करते तो उस केस में जो कंपनी है कार्ड इशर, उसको जो पैसा है वापस करना पड़ेगा और पेनल्टी लगेगी ट्वाइस द चार्ज, तो जितना भी चार्ज है उसका डबल अमाउंट आपको पेनल्टी के तौर पे करना पड़ेगा। ये किस केस में, जब आपने कस्टमर की इन्फॉर्मेशन के बिना उसके कार्ड का अपग्रेडेशन कर दिया। नेक्स्ट हेडिंग आपका सैंक्शन ऑफ क्रेडिट कार्ड।
इसमें डिसीजन जो रहता है कि कार्ड इशू करना है क्रेडिट कार्ड, वो तो जो कार्ड इशूर है कंपनी के ऊपर ही रहता है। और जो बैंक और एनबीएफसी शैल इंश्योर प्रेजेंस इन इशूइंग क्रेडिट कार्ड और इंडिपेंडेंटली, तो जो कंपनी कार्ड इशू कर रही है तो उनके ऊपर रहता है कि कस्टमर का क्रेडिट रिस्क और जो एप्लीकेंट है उसका क्रेडिट रिस्क वो सब खुद से इंडिपेंडेंट होकर उसको असेसमेंट करे। और स्पेशली स्टूडेंट्स एंड अदर्स विद नो इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल मीन्स, तो जैसे स्टूडेंट जो स्टडी कर रहे हैं उनका कोई फाइनेंशियल सोर्स नहीं है इंडिपेंडेंट होके, जैसे जॉब अब तो नहीं है, तो उस केस आपको खुद से जो है चेक करना है कि कहीं क्रेडिट रिस्क तो नहीं होगा। क्रेडिट रिस्क मतलब कस्टमर डिफॉल्ट तो नहीं करेगा बाद में, वो जो है कंपनी को, क्रेडिट कार्ड कंपनी को इंश्योर कर लेना है। और जो बैंक या एनबीएफसी शुड असेस द टोटल क्रेडिट लिमिट ऑफ ए क्रेडिट कार्ड कस्टमर, तो कस्टमर का टोटल लिमिट आपको असेसमेंट करना है कि कितना लिमिट इसको देना चाहिए, कंसिडरिंग ऑल क्रेडिट कार्ड हेल्ड, तो जिस हिसाब से क्रेडिट कार्ड आपके हैं तो उसी हिसाब से आपको जो कस्टमर का लिमिट है उस हिसाब से कस्टमर के हिसाब से वो लिमिट का असेसमेंट करना है। और ये जो क्रेडिट कार्ड या जो कार्ड इशूइंग कंपनी है या एनबीएफसी, ये सिर्फ उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि वो केवाईसी चेक करे। ठीक है, कस्टमर का केवाईसी चेक करना जो है ये आपका क्रेडिट कार्ड कंपनी जो कार्ड इशू करती है या एनबीएफसी, उनका सिर्फ ये उनका ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मर्चेंट या बाकी और किसी का ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। जो टर्म्स और कंडीशन है क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करने के लिए, तो क्लियर और सिंपल लैंग्वेज से मेंशन होना चाहिए, ताकि कार्ड इशर को वो चाहे तो वहाँ की हिंदी, इंग्लिश या वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें हो सकता है। तो मतलब जो भी टर्म्स कंडीशन आपके क्रेडिट कार्ड की है, तो जो कार्ड होल्डर है उसको आपको पूरा क्लियर कट जो है उसको इन्फॉर्मेशन देनी है। आपका नेक्स्ट टॉपिक वही है टर्म्स एंड कंडीशन। और जब भी जो कार्ड इशूअर कंपनी है जो कार्ड इशू कर रही है, तो वो अपना क्रेडिट कार्ड की जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा, ये एप्लीकेशन फॉर्म है जिसमें आपको पूरा नाम डिटेल सब भरना पड़ता है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड अप्लाई के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म रहता है उसके साथ आपको एक पेज का की फैक्ट स्टेटमेंट देना होगा। ठीक है, वन पेज की फैक्ट स्टेटमेंट। की फैक्ट स्टेटमेंट में क्या क्या रहेगा, कंटेनिंग द इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ द कार्ड, तो कार्ड की इंपॉर्टेंट टर्म जैसे इंटरेस्ट रेट कितना रहेगा, क्वांटम ऑफ चार्ज कितना चार्ज आपसे लिया जाएगा, अमंग अदर बाकी डिटेल्स जो कि कार्ड होल्डर को पता होनी चाहिए कस्टमर को, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके उसमें रहनी चाहिए। इन केस ऑफ रिजेक्शन, लेकिन मान लीजिए आपने कस्टमर के एप्लीकेशन को आप रिजेक्ट कर रहे हैं, तो कार्ड इश्योर शैल कन्वे इन राइटिंग द स्पेसिफिक, तो जो कार्ड इश्योर है जो कंपनी जो कार्ड इशू करी, तो उसको रिटर्न में लिख के देना पड़ेगा कि किस रीजन से, क्या पता कि इसका सिविल स्कोर बहुत खराब है उस रीजन से, या केवाईसी में कोई इशू है, तो जो भी एग्जैक्ट रीजन है वो रीजन आपको मेंशन करके रिटर्न में देना पड़ेगा रीजन कि इस वजह से हम आपके कार्ड की एप्लीकेशन को रिजेक्ट करें। तो ये आपका यहाँ पे मेन में हो गया। और इसके साथ ये बोला है कि जो कार्ड इश्यूर है उसको पूरी ट्रांसपेरेंसी बनानी होगी कस्टमर के साथ, ईएमआई किस तरह से हो रही है और पूरा इन्फॉर्मेशन उसको क्लियर कर देना पड़ेगा, प्रिंसिपल इंटरेस्ट या बाकी का कोई चार्ज है वो सारा कुछ उसको बताना होगा। नेक्स्ट आता है इश्यूअर सॉरी इंश्योरेंस ऑफर्स। कार्ड इश्यूअर में प्रोवाइड एट द ऑप्शन ऑफ कस्टमर, तो कस्टमर के कहने पे जो कार्ड इश्यूअर कंपनी है तो वो इंश्योरेंस कवर का भी ऑप्शन दे सकती है फॉर द लाइबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ लॉस्ट कार्ड, कार्ड फ्रॉड, मान लीजिए कार्ड आपका खो गया या कोई फ्रॉड हो गया उसकी वजह से जो आपकी लाइबिलिटी अराइज हुई, तो उसके लिए चाहे तो इंश्योरेंस भी आपकी कार्ड इश्यूअर कंपनी जो क्रेडिट कार्ड कंपनी वो आपके कहने पे आपको ऐसा इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कर सकती है। ये ऑप्शन भी जो है अवेलेबल रहता है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ कार्ड, किस किस टाइप के कार्ड हो सकते हैं। एक आपका को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, ऐसे कॉर्पोरेट, और एक ऐसे एड ऑन क्रेडिट कार्ड, तो अलग अलग टाइप के कार्ड अवेलेबल है। को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या होगा, बैंक मस्ट अंडरटेकिंग ड्यू डिलिजेंस ऑन द नॉन बैंकिंग एंटिटीज टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट द लाइकली रेपुटेशन रिस्क। तो को ब्रांडेड क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई बैंक और कोई मर्चेंट, जैसे अमेजन और किसी बैंक ने, या फिर फ्लिपकार्ट एक्सिस को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, तो इसमें क्या होगा, जो ब्रांड होगा जो कंपनी होगी उसका नाम रहेगा, जैसे अमेजन है तो अमेजन का उसमें नाम रहेगा, या अगर फ्लिपकार्ट के थ्रू है तो फ्लिपकार्ट का। तो को मतलब दो दो लोगों को मिलके को ऐसे बनता है ना, जैसे एप्लीकेंट को एप्लीकेंट, तो वैसे को ब्रांड का मतलब दो ब्रांड, एक तो वही मर्चेंट हो गया और एक आपका बैंक हो गया, तो दोनों के द्वारा मिलके क्रेडिट कार्ड दिया जाता है और उसमें उस कंपनी के द्वारा स्पेशल बेनिफिट दिए, जैसे जैसे आपका एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट वाला जो को ब्रांडेड कार्ड है उसमें आप जो भी शॉपिंग करोगे 5% का आपको कैशबैक हर शॉपिंग पे मिलेगा। ठीक है, तो ये फ्लिपकार्ट और आपका एक्सिस बैंक के बीच में, अगर आप एक्सिस बैंक वाले इस कार्ड से कर रहे हैं तो इसमें दोनों का फायदा है। कस्टमर का क्या फायदा है कि एक्सिस बैंक का वो क्रेडिट कार्ड खरीदेगा। ठीक है, और फ्लिपकार्ट का तो फायदा है कि हाँ पेमेंट इसमें कस्टमर एक्सिस बैंक के थ्रू कर सकते हो, तो इसमें दोनों का फायदा रहता है। तो एक आपका को ब्रांडेड हो गया जिसमें दोनों मिलके एक क्रेडिट कार्ड इशू कर रहे हैं। ऐसे ही सेकंड आपका आता है कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड। तो कॉर्पोरेट कार्ड में क्या होगा कि क्रेडिट कार्ड तो कॉर्पोरेट के नाम पे ही दिया जाएगा। यहाँ पे देखते हैं जैसे बैंक में इशू कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड वेयर द क्रेडिट कार्ड अकाउंट, मतलब जो क्रेडिट कार्ड का अकाउंट होगा वो कॉर्पोरेट के नाम पे होगा, बट कार्ड आर यूज बाय द एम्प्लॉय ऑफ द कॉर्पोरेट, तो कंपनी अपने एम्प्लॉयज के लिए कार्ड लेगी तो उसको बोला जाएगा कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड। तो जो बहुत हाई फाई कंपनीज होती है तो कई बार अपने एम्प्लॉयज को बेनिफिट के लिए इस तरीके के कार्ड को देती है। और जैसे को ब्रांडेड में यहाँ पे बोले कि रेपुटेशन रिस्क हो सकता है। रेपुटेशन रिस्क यानी कि अभी बैंक और फ्लिपकार्ट जैसे दोनों मिलके एक कार्ड इशू कर रहे हैं, तो दोनों अगर मान लीजिए कोई
डिफ़ॉल्ट हो रहा है या किसी और तरीके का हो रहा है, तो बैंकों का कोई रेपुटेशन रिस्क उसमें ना हो। तो इसीलिए बोला है कि बैंकों को सोचना पड़ेगा कि किसके साथ वो अपना को ब्रांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर रहे हैं। और कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड किसके लिए? ये कंपनी, ये जो अकाउंट होगा वो कॉर्पोरेट यानी कंपनी के नाम पे होगा, लेकिन कार्ड वहाँ के एम्प्लॉय को इस्तेमाल करते हैं। ऐसे एक आपका होता है एड ऑन क्रेडिट कार्ड, ये तीसरे टाइप का क्रेडिट कार्ड है हमारा। सो एड ऑन क्रेडिट कार्ड आपका एक तरीके का सप्लीमेंट्री क्रेडिट कार्ड होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हस्बैंड है, वो कोई जॉब कर रहा है, उसका एक क्रेडिट कार्ड है, तो उसके कार्ड को बोला जाएगा प्राइमरी। वो चाहे तो एड ऑन क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है, मतलब अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए अगर चाहे तो एक अलग से क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकता है, लेकिन वो बेस्ड होगा आपके प्राइमरी कार्ड के। तो उसी के बेस्ड पे एक अलग से, जैसे होम लोन होता है और होम टॉपअप होता है, तो सेम ये भी वैसी है। जो आपका प्राइमरी कार्ड है उसी के साथ एक अलग से ऐड ऑन आपको क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, वो चाहे तो अपनी वाइफ को या बच्चों को आप दे सकते हैं, तो वो होगा आपका ऐड ऑन क्रेडिट कार्ड। ठीक है, इस पे आप पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। जो प्राइमरी कार्ड होल्डर है वो पूरा चेक करेगा कितना एक्सपेंस हो रहा है, कितना, क्योंकि आप अगर आप एक नया क्रेडिट कार्ड दे देते हैं पूरा, तो वो अपना कितना भी एक्सपेंस कर सकते हैं। बट अगर आपने अपने द्वारा एक ऐड ऑन करके क्रेडिट कार्ड उनके लिए अलग से अप्लाई किया है, जिसको हम सेकेंडरी क्रेडिट कार्ड भी बोल सकते हैं, तो सारा एक्सपेंस कितना खर्चा हो रहा है तो सब पे आप कंट्रोल अपना कर सकते हैं। तो तीन हो गया हमारा ऐड ऑन क्रेडिट कार्ड। और तो ये इससे पहले जो कॉर्पोरेट था तो उसमें बोला सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटीज कॉर्पोरेट का ही होगा। और बैंक ऐड ऑन क्रेडिट कार्ड भी दे सकता है फैमिली मेम्बर्स के इस्तेमाल के लिए। और इसमें एक बात ज़रूरी है कि ये जो सारा लायबिलिटी होगा वो प्रिंसिपल कार्ड होल्डर का होगा। प्रिंसिपल यानी कि जो मेन कार्ड होल्डर है उसी का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी से पेमेंट करना। उसके कहने पे एक ऐड ऑन क्रेडिट कार्ड दिया गया है, ठीक है। तो उस ऐड ऑन क्रेडिट कार्ड का जो खर्चा है वो पेमेंट जो करेगा रिपे, वो जो प्रिंसिपल है जो पुराने वाला उसी का रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगा। तो तीन तरह के आपके यहाँ पे होंगे, को ब्रांडेड, कॉर्पोरेट और ऐड ऑन क्रेडिट कार्ड। ये आपका पूछ सकते हैं, तो ये थोड़ा सा आप इसको इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है इशुएंस ऑफ कार्ड। जब भी कोई कस्टमर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करता है तो बैंक या एनबीएफसी शैल एक्सप्लेन द टर्म्स एंड कंडीशन। तो उसको बताएगी कितना फी, इंटरेस्ट रेट या बाकी का चार्ज या बिलिंग या पेमेंट किस तरह से होगा, वो सारा उसको क्लियर कट बताएगी। और मिनिमम अमाउंट ड्यू कितना आपको पे करना रहेगा, रिन्यूअल या टर्मिनेशन, ये सब किस तरह से। एंड बैंक शैल एडवाइज क्लाइंट अबाउट टारगेट टाइम फॉर इश्यूज। तो वो टाइम भी बताएगी कितने टाइम में आपको कार्ड इशू हो जाएगा। A deactivation credit card may be issued if they consider customer profile appropriate. एक्चुअली होता क्या कि जब भी कार्ड इशू होता है कस्टमर के एड्रेस पे, तो वो डीएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है। जब कस्टमर को मिल जाएगा उसके बाद ही कार्ड को एक्टिवेट किया जाएगा, ओनली आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ कार्ड एंड स्टेप्स टेक ऑन। तो बाद में जो है कस्टमर तक अगर कार्ड पहुंच जाएगा उसके बाद ही उसको जो है एक्टिवेट किया जाएगा, और पिन और बाकी चीज़ें कस्टमर ही जो है अपना जनरेट करेगा। एट द रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर बैंक में सेट ए लोअर क्रेडिट लिमिट देन द ओवरऑल लिमिट फॉर एड ऑन कार्ड। तो बैंक जो है कस्टमर के कहने पे जो है एक लो लिमिट जो है जो है पुट कर सकता है, मतलब जितना कस्टमर बोलेगा उस लिमिट को पुट कर सकता है। न्यू या रिप्लेसमेंट कार्ड विल बी ईएमवी चिप या पिन इनेबल कार्ड ओनली। तो जो नए कार्ड इशू किए जा रहे हैं तो वो ईएमवी चिप वाले कार्ड है, जिसमें सिक्योरिटी फीचर ज़्यादा होता है और जिसको आसानी से जो है मतलब फ्रॉड ये सब नहीं किया जा सकता स्कैनिंग के थ्रू, ठीक है। तो ईएमवी चिप वाले कार्ड होने चाहिए, पिन इनेबल मतलब पिन जनरेट वाला ऑप्शन उसमें रहना चाहिए। और इफ द लिमिट ऑन कार्ड इज प्रपोज टू बी रिड्यूस, अगर आप किसी कस्टमर के कार्ड के लिमिट को रिड्यूस कर रहे हैं, बैंक विल इन्फॉर्म कस्टमर इमीडिएटली विद रीजन, एसएमएस या ईमेल फॉरवर्डेड बाय कंफर्मेशन इन राइटिंग। तो अगर आप कस्टमर का लिमिट रिड्यूस करें, मान लीजिए 1 लाख का लिमिट था, आप उसको 80,000 कर रहे हैं या 50,000 कर रहे हैं, तो आपको उसको मेल करके या एसएमएस के थ्रू बताना पड़ेगा इमीडिएटली, और क्या रीजन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं वो भी उसमें मेंशन रहना चाहिए। बैंक विल कंप्लाई विद एनी रिक्वेस्ट फॉर कैंसिलेशन प्रॉम्प्टली। अगर मान लीजिए कोई कस्टमर अपने कार्ड को कैंसिलेशन करना चाह रहा है तो बैंक को फटाफट रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, और जो भी उसका कैंसिलेशन या क्लोजर है तो वो आपको मेल के थ्रू या जो है कस्टमर को कंफर्म करना पड़ेगा। मेल के थ्रू आप कर सकते हैं, और विद इन 7 डेज, तो 7 दिनों का टाइम इसमें रहता है। और प्रोवाइडेड द आउटस्टैंडिंग अमाउंट इफ एनी सेटल्ड इन फुल, मतलब कस्टमर ने पूरा जो आउटस्टैंडिंग है पे कर दिया, उसके 7 दिनों के अंदर अंदर आपको उसका कैंसिलेशन है जो क्लोजर रिक्वेस्ट है उसको पूरा करना होगा। नेक्स्ट आता है आपका क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट। तो कस्टमर अपने क्रेडिट कार्ड के अकाउंट का जो जो पेमेंट कर रहे हैं उसको देख सके, तो उसके लिए जो है कस्टमर कितना कैश या परचेज कर रहा है, तो बैंक एक मंथली स्टेटमेंट कस्टमर को भेजेगा, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा भी कर सकते हैं कि एक पहले से कोई डेट रहेगा, हर महीने आप पोस्ट या कोरियर के थ्रू भी, या फिर जो भी उसका मेलिंग एड्रेस है कस्टमर का उसको पोस्ट या कोरियर भी भेज सकते हैं, या उसके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आप ईमेल भी कर सकते हैं। और इंटरनेट आईडी पे जो है इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी अवेलेबल रहना चाहिए। बिफोर रिपोर्टिंग टू क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी अबाउट एनी डिफॉल्ट, मान लीजिए कस्टमर कोई डिफॉल्ट कर रहा है और आप जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड या कोई भी डिफॉल्ट है, वो इन्फॉर्मेशन सीआईसी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी को भेजनी होती है। सो बैंक विल अडेयर टू प्रोसीजर्स अप्रूव बाय द बोर्ड। तो बैंकों के बोर्ड के द्वारा जो प्रोसीजर है उसी के हिसाब से बैंक इस पे करेगा, इंक्लूडिंग सफिशिएंट नोटिस टू कार्ड होल्डर। तो कार्ड होल्डर को प्रॉपर नोटिस भेजेगा पेमेंट उन सबके लिए। उसके बावजूद भी अगर कस्टमर पेमेंट नहीं कर रहा उसके बाद ही आप सीआईसी यानी जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी है वहाँ पे आप उसकी इन्फॉर्मेशन भेजेंगे।
नेक्स्ट आता है आपका इंटरेस्ट रेट एंड अदर चार्ज। और जो क्रेडिट कार्ड के जो ड्यूज होते हैं वो नॉन प्रायोरिटी सेक्टर होते हैं। नॉन प्रायोरिटी सेक्टर मतलब जिसको गवर्नमेंट ने कुछ प्रायोरिटी सेक्टर की लिस्ट जारी की है, तो उसमें जो जो चीज़ें जैसे आपका एमएसएमई हो गया या एग्रीकल्चर कोई लोन हो गया या फिर एजुकेशन लोन का लिमिट है, तो वो सब प्रायोरिटी सेक्टर में, पर क्रेडिट कार्ड प्रायोरिटी सेक्टर में नहीं आता। देयर शुड बी ट्रांसपेरेंट, जो भी आप चार्ज ले रहे हैं वो पूरा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, विदाउट एनी हिडन चार्ज, कुछ भी हिडन इसमें नहीं होना चाहिए। कौन सा इंटरेस्ट रेट है और कोई डिफ़ॉल्ट हिस्ट्री है कार्ड होल्डर की, तो वो क्लियरली आपको मेंशन करनी चाहिए। उसी हिसाब से जो है आप उसको इंटरेस्ट रेट चार्ज करोगे। देयर इज़ नो डिले इन डिस्पैचिंग। तो कोई भी बिल्स या फिर अगर आप कस्टमर को भेजना चाह रहे हैं तो टाइम पे आपको डिस्पैच करना होगा। बैंक या एनबीएफसी शुड इंडिकेट टू द कार्ड होल्डर द मेथड ऑफ कैलकुलेशन। तो वो किस हिसाब से आपका इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं, क्या किस हिसाब से आपका ओवरड्यू में कैलकुलेशन हो रहा है, तो वो पूरा आपको क्लियर कट बताना होगा। कार्ड होल्डर शुड कोड एनुअलाइज परसेंटेज रेट ऑन कार्ड प्रोडक्ट। तो जो भी कार्ड प्रोडक्ट है उसमें जो इंटरेस्ट रेट है आपका एनुअलाइज परसेंटेज रेट के हिसाब से आपको इंटरेस्ट चार्ज करना होगा। It should be indicated in bold letters that even when the minimum amount indicate to keep the card valid has been paid, the interest will be charged on amount due from the due date of payment। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कट बोल्ड लेटर से मेंशन करनी चाहिए कि मान लीजिए 1 लाख का लिमिट था, कस्टमर ने 1 लाख का शॉपिंग किया, उसमें मिनिमम अमाउंट शो कर रहा है ड्यू मान लीजिए 10,000। तो क्लियर कट बताना होगा कि ये 10,000 सिर्फ आपका मिनिमम अमाउंट ड्यू है, लेकिन आपका जो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग कितना है, 1 लाख में से 10,000 वो अगर अभी पे कर रहा है तो 90,000। तो उसमें मेंशन होना चाहिए कि आपको इंटरेस्ट रेट 90,000 में पे करना होगा और जो भी ड्यू डेट है उस डेट से आपका इंटरेस्ट रेट चालू हो जाएगा। तो वो चीज़ आपको बोल्ड लेटर्स पे कस्टमर को बतानी है, क्योंकि कई बार कस्टमर मिनिमम ड्यू अमाउंट 10,000 समझ के उनको लगता है कि 10,000 पे हमें इंटरेस्ट लगेगा, तो उसको हम पे कर देते हैं, बाकी पे इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है, जो 90,000 बचा उस पे आपको इंटरेस्ट पे करना होगा, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, 15, 20, 25% तक होता है। तो इस चीज़ के लिए कस्टमर को पूरा इन्फॉर्मेशन देना है। तो ये भी आपका मिनिमम अमाउंट ड्यू के ऊपर भी इसमें हो गया। द बैंक एनबीएफसी शुड नॉट लेवी एनी चार्ज नॉट एक्सपेक्ट। तो कोई चीज़ आपने कस्टमर को बताई नहीं है, उस चीज़ के लिए आप कस्टमर से चार्ज नहीं ले सकते। अगर आप कोई अपने फ़ी में या चार्ज में कुछ भी चेंज कर रहे हैं टर्म्स या कंडीशन में, तो आपको क्लियरली कस्टमर को नोटिफाई करना होगा। ये सब आपका मेन मेन इसमें हो गया। नेक्स्ट आता है आपका रॉन्गफुल बिलिंग। जो क्रेडिट कार्ड कंपनी है या जो बैंक है, शुड इंश्योर दैट रॉन्ग बिल आर नॉट रेज्ड एंड इशू टू द कस्टमर। मतलब कोई रॉन्ग बिल, कस्टमर ने पेमेंट नहीं किया लेकिन आपने उसको बिल में वो अमाउंट शो कर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई कस्टमर किसी बिल के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है, वो बोल रहा है कि ये पेमेंट मैंने नहीं की, सो बैंक या एनबीएफसी शुड प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन। तो उसको क्लियर कट बताना पड़ेगा कि इस तरह से ये हुआ है, इफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो कस्टमर को जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना पड़ेगा विद इन मैक्सिमम पीरियड ऑफ 30 डेज। तो कस्टमर ने जिस दिन कंप्लेन की कि आपने ये अमाउंट शो कर दिया, मैंने ये पेमेंट नहीं की, तो 30 दिनों के अंदर अंदर आपको उसको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ में या आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये अमाउंट कहाँ से आया। नेक्स्ट आता है रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस, मतलब कंप्लेन का किस तरह से रिड्रेसल किया जाएगा। जनरली 60 डेज का टाइम रहता है कस्टमर के साथ पास कि वो अपना कंप्लेन जो है कर सकता है। जो कंपनी है जिसने कार्ड इशू किया या एनबीएफसी शुड कंसिडर, तो उसका एक ग्रीवेंसेस रिड्रेसल जो है सिस्टम होना चाहिए, वाइड पब्लिसिटी अबाउट इट। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में उसकी इन्फॉर्मेशन भी देनी चाहिए, कौन है उसका नाम या कॉन्टैक्ट नंबर, जो ऑफिशियल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो सारी चीज़ें भी मेंशन करनी चाहिए। अगर जो कंप्लेनेंट है वो सेटिस्फाई नहीं है एनबीएफसी या बैंक के रिस्पॉन्स के साथ, तो उसको 30 डेज के अंदर अंदर जो है विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज, मतलब 30 दिन हो गए और फिर भी वो उसके आंसर से रिप्लाई से सेटिस्फाई नहीं है, तो वो अपनी कंप्लेन आगे भी लॉन्च कर सकता है। ठीक है, किसको, बैंकिंग ओम्बड्समैन को। बैंकिंग ओम्बड्समैन को आगे कंप्लेन लॉन्च कर सकता है अगर 30 डेज में उसको सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं मिला। जो ग्रीवेंसेस रिड्रेसल डिपार्टमेंट होता है उनके पास एक प्रोविजन होना चाहिए फॉर ऑटोमेटिक एस्केलेशन ऑफ अनरिजॉल्व्ड कंप्लेन फ्रॉम ए कॉल सेंटर बेस्ड टू हायर। मतलब मान लीजिए कॉल सेंटर में कोई कंप्लेन है, वहां से वो ऑटोमेटिकली चाहे तो अपने लेवल पे उस कंप्लेन को लेकर रिजॉल्व कर सकते हैं, ये ऑप्शन अवेलेबल रहना चाहिए। मान लीजिए कोई कार्ड कस्टमर को इशू किया गया और मतलब ट्रांजेक्शन के लिए मतलब कोई फ्रॉड एक्टिविटीज में होगी, इफ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हैज नॉट बीन पुट इन फोर्स। मतलब कस्टमर के कार्ड में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं था, तो वो जो कार्ड इशूइंग कंपनी उसका गलती माना जाएगा और वो कस्टमर को रिम्बर्समेंट का लॉस का जो है रिम्बर्समेंट में करेगी। नेक्स्ट आता है आपका फ्रॉड कंट्रोल। किस तरह से जो है कार्ड में बहुत फ्रॉड देखने को मिलता है, तो किस तरह से उसको कंट्रोल किया जाएगा विद अ व्यू टू रिड्यूस द इंस्टांस। तो जो मिसयूज हो रहा है कार्ड का, जो कार्ड चोरी हो जाते हैं, खो जाते हैं, तो उसका मिसयूज ज़्यादा ना हो सके, उस मिसयूज को रोकने के लिए आरबीआई ने रिकमेंड किया है कि जो भी आप कार्ड इशू करेंगे उसमें कार्ड होल्डर का फोटो होना चाहिए। ठीक है, कार्ड विद फोटोग्राफ ऑफ कार्ड होल्डर। दूसरा सिक्योरिटी मेजर्स क्या है, कार्ड विद पिन, मतलब पिन के थ्रू कार्ड एक्टिवेट कर पाए।
तीसरा है सिग्नेचर लैमिनेटेड कार्ड, तो सिक्योरिटी पर्पज के लिए आप सिग्नेचर लैमिनेटेड जो कार्ड है वो भी इशू कर सकते हैं। और चौथा है कार्ड विद एनी अदर एडवांस मेथड, तो कोई और अगर एडवांस मेथड है जो कि सिक्योरिटी के लिए जरूरी है तो उसके थ्रू भी आप कार्ड इशू कर सकते हैं। अभी के टाइम की बात करो तो सारे के सारे कार्ड ईएमवी चिप वाले होने चाहिए, क्योंकि इसको आसानी से स्कैनिंग नहीं किया जाता। जैसे पहले क्या था, जैसे कोई मान लीजिए एटीएम मशीन में लिया तो वो कार्ड का स्कैनिंग हो जाता था। तो जब से ये ईएमवी चिप वाले कार्ड है तो वो काफ़ी सिक्योर्ड रहते हैं और पिन इज मैंडेटरी, तो ये चीज़ें ज़रूरी है। तो ये कुछ मेजर्स हैं जिससे कार्ड में फ्रॉड जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और एक और यहाँ पे कि फॉर कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजेक्शन जो होती है सीएनपी ट्रांजेक्शन, उसमें टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूरी है। वो आरबीआई ने बिल्कुल मैंडेटरी किया है। और ये भी हो सकता है कि जो कार्ड होल्डर है उसके कहने पे इंश्योरेंस कवरेज भी दिया जाए। कोई भी लाइबिलिटीज अगर उसका कार्ड चोरी हो जाता है या फिर फ्रॉड कुछ हो जाता है, उसके बेसिस पे जो लाइबिलिटी है उसको रिपे करने के लिए जो है कोई इंश्योरेंस कवरेज भी, ऐसा ऑप्शन भी रहना चाहिए। तो ये सारा हमारा फ्रॉड कंट्रोल में आ गया। चलिए इसको पार्ट 1 में यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। पार्ट 2 से हम होम लोन और आगे के जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग पार्ट 2 से देखेंगे शॉर्ट में। चलिए इसको हम लोग रिवाइज करते हैं। यहाँ से हमने शुरू किया था ना। हम्म, देखिए, तो क्रेडिट आप जानते हैं कि ये एक अच्छा तरीका है जिसमें आप आसानी से कोई भी शॉपिंग कुछ पेमेंट अपना कर सकते हैं गुड्स और सर्विसेज के लिए। और बदले में आपको अभी से पेमेंट नहीं करना, उसमें आपको एक ड्यूरेशन मिल जाता है, जैसे आप हॉलिडे पीरियड बोल सकते हैं, जो कि 50 से लेके 51 डेज तक का हो सकता है। तो इस दौरान आपको कुछ भी इंटरेस्ट नहीं पे करना। उसके बाद आपका ड्यू डेट होगा और ड्यू डेट पे आपको इंटरेस्ट जो है अमाउंट पे करना रहेगा, जितने का भी आपने शॉपिंग किया है। इसमें आपको एक लिमिट दिया जाता है, उस लिमिट के तहत आप चाहे तो उसको खर्च कर सकते हैं। जैसे किसी का लिमिट 1 लाख है तो आप 1 लाख तक का शॉपिंग कर पाएंगे। और जितने का भी आपने शॉपिंग किया है, जितने का भी आपने गुड सर्विसेज परचेज किया, तो उसमें से कुछ अमाउंट रहता है, पार्ट अमाउंट, वही आपको पे करना होता है ड्यू डेट पे। और जो बचा हुआ अमाउंट है उस पर आपको इंटरेस्ट जो है चार्ज किया जाता है। कौन कौन सी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व है? एक तो जो कार्ड होल्डर, जिसने जो कि कस्टमर है जो कि क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहा है। कार्ड इशूर की कंपनी होगी जो कि क्रेडिट कार्ड इशू करेगी। मर्चेंट, ये वो होंगे जो कि क्रेडिट कार्ड को अपने पेमेंट मोड के तौर पे एक्सेप्ट करेंगे। जैसे आप कहीं पे शॉपिंग कर रहे हैं ऑनलाइन तो वो आपकी मर्चेंट हो गया। मर्चेंट एक्वायरर, कुछ जो बैंक होते हैं मर्चेंट के साथ जो कि एग्रीमेंट में होते हैं, तो उसको मर्चेंट एक्वायरर बोलते हैं। ये मर्चेंट के जो बैंक होंगे उनको बोला जाएगा। ऐसे क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन, ये कुछ कंपनीज है जैसे वीजा, मास्टर कार्ड, रुपए, जिन्होंने क्रेडिट कार्ड को जो है अपना ट्रेडमार्क के साथ मतलब लाइसेंस दिया हुआ है कि अपने ट्रेडमार्क के साथ जो है क्रेडिट कार्ड को वो इशू कर सकती है। बेनिफिट क्या क्या है? जो कार्ड होल्डर है उसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि उसको अभी पे नहीं करना और बिना कैश के वो अपना पेमेंट कर सकता है। 15 से लेकर 51 डेज का उसको इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट, मतलब हॉलीडे पीरियड है, और 15 से लेकर 51 दिन तक का उसको इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट एक तरह से मिल जाता है। कुछ लिमिट है, उस लिमिट तक वो एटीएम से भी जो है विड्रॉ कर सकता है। मर्चेंट को क्या फ़ायदा? उसकी सेल्स बढ़ेगी और कार्ड होल्डर जनरली प्रेफर करते हैं अगर जो है उनको इस तरीके का ऑप्शन दिया जाए, तो ये मर्चेंट का फ़ायदा। बैंकों का क्या फ़ायदा कि नए कस्टमर के साथ नए रिलेशनशिप स्टैब्लिश होते हैं। जो पुराने कस्टमर्स हैं उनको भी बेटर आप सर्विसेज दे पाते हैं, एग्जिस्टिंग क्लाइंट के को एडिशनल फैसिलिटी दे पाते हैं। तो कार्ड होल्डर का स्प्रेड बढ़ने से बैंकों की जो पॉपुलरिटी है वो भी बढ़ती है। डिसएडवांटेजेस कार्ड होल्डर का, इसमें नुकसान क्या है? तो एक तो ओवर स्पेंडिंग। आपके पास कार्ड, आपको मालूम है अभी हमें खर्चा पेमेंट नहीं करनी, आराम से 15 से 51 दिन के बीच में करेंगे, तो एक तरह से ओवर स्पेंडिंग, जो ह्यूमन नेचर है वो ऐसा ही है कि उसको लगता है अभी लाइबिलिटी नहीं है तो वो ज़्यादा सोचता नहीं है दूर का। तो इसलिए ओवर स्पेंडिंग वाला इशू भी इसमें हो जाए। कई बार फ्रॉड भी इसमें बहुत देखने को मिलते हैं। ठीक है, कार्ड में आपने देखा होगा ना, क्रेडिट कार्ड के थ्रू फ्रॉड कोई शॉपिंग हो गई इस तरह से, तो सिक्योरिटी फीचर्स उसके उतने अच्छे नहीं रहते। और आप एक तरह से डेब्ट ट्रैप में आप फंस जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि 1 लाख में से आपने 1 लाख का शॉपिंग किया और नेक्स्ट मंथ आपका ड्यू अमाउंट सिर्फ 10,000 है, तो 90,000 में आपको 15%, 20% या 25% का इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा। तो एक तरह से आपका एक डेब्ट ट्रैप में आप फंस जाते हैं। गाइडलाइंस इसको लेके अलग अलग आरबीआई से गाइडलाइंस जारी करता है। 21 अप्रैल 2022 में भी एक नई मास्टर गाइडलाइन जारी की है। उसने बोला कि कोई भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक अदर देन आरआरबी जिनका नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज्यादा का है, नेटवर्थ होता है हमारा असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, जितने असेट्स हमारे पास उसमें से लाइबिलिटीज को माइनस कीजिए वो नेट वर्थ आ जाएगा। तो जो भी बैंक जिनका लाइबिलिटीज सॉरी जिनका नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज्यादा है वो क्रेडिट कार्ड का बिजनेस कर सकते हैं अपने डिपार्टमेंट के थ्रू या अलग से एक सब्सिडी या टाइप के थ्रू ऐसा बिजनेस कर सकते हैं। और जो कार्ड इशू कंपनी है उनको एक बोर्ड के द्वारा अप्रूव पॉलिसी होनी चाहिए कि किस तरह से वो क्रेडिट कार्ड का बिजनेस करेंगे, और उसमें आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से पॉलिसी उनको बनानी चाहिए। सैंक्शन ऑफ क्रेडिट कार्ड, तो किस तरह से, तो क्रेडिट कार्ड को सैंक्शन करने का डिसीजन कार्ड होल्डर जो कंपनी है उसी का रहता है। और जब भी वो कार्ड इशू करेगी तो वो उसका केवाईसी वो सब चेक करेगी, और टोटल जो क्रेडिट लिमिट है किस तरह से वो उसको चेक करेगी, और क्रेडिट रिस्क का असेसमेंट करेगी। और स्पेशली जैसे स्टूडेंट्स हैं जिनका कोई अलग से फाइनेंशियल सोर्स नहीं है, जो भी पढ़ाई करे, तो उनका क्रेडिट असेसमेंट अच्छे से करेगी। उसके बाद ही जो है कार्ड इशूज में करेगी। जो भी टर्म्स और कंडीशंस है वो आपको क्लियर कट बतानी है कस्टमर्स को, और वो हिंदी, इंग्लिश या वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में हो सकता है।
टर्म्स और कंडीशन। तो टर्म्स और जब भी आप कोई कस्टमर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करता है, तो जब भी आप उसको एप्लीकेशन देंगे क्रेडिट कार्ड का, तो साथ में आपको एक की फैक्ट स्टेटमेंट भी उसको देना है। की फैक्ट स्टेटमेंट में सारी चीज़ें मेंशन होगी कि कितना आपका इंटरेस्ट रेट लगेगा और कितने तक का कोई और चार्ज है या अदर चार्जेस, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन रहेगी। अगर आप कोई कस्टमर का एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आपने सिविल स्कोर चेक किया, उसका 200-300 या बहुत खराब सिविल स्कोर है, आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो आपको रिटर्न में देना पड़ेगा कि किस पर्पज़ के लिए, मतलब किस रीज़न से आप उसकी क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, रिटर्न में दे के आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इंश्योरेंस ऑफर। तो कस्टमर के कहने पे जो कार्ड इशूइंग कंपनी है, वो चाहे तो कस्टमर को इंश्योरेंस कवरेज भी दे सकती है। ये किसको कवर करेगी? कस्टमर की लायबिलिटी, उसका कार्ड मान लीजिए चोरी हो गया, खो गया या फ्रॉड हो गया, उस केस में जो लायबिलिटी होगी इंश्योरेंस कवरेज उसको पे करेगी। तो उसके लिए इंश्योरेंस का ऑफर भी कस्टमर को देना चाहिए। टाइप ऑफ कार्ड, कितने टाइप का होता है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से पूछ सकते हैं। अलग अलग टाइप के जनरली आपका को ब्रांडेड होता है, एक कॉर्पोरेट होता है, एक एड ऑन कार्ड होता है। को ब्रांडेड कार्ड मतलब को का मतलब होता है दो, ब्रांड मतलब दो ब्रांड को मिला के, जैसे मैंने बताया एक्सिस बैंक, फ्लिपकार्ट। तो एक्सिस बैंक और फ्लिपकार्ट दोनों मिलके एक कार्ड इशू करेंगे और उसमें जो ब्रांड जो मर्चेंट होगा जैसे एक्सिस बैंक, उसका उसमें नाम रहेगा, फ्लिपकार्ट का उसमें नाम रहेगा कार्ड के ऊपर। ठीक है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें जैसे कुछ आप कैशबैक या इस तरह के डिस्काउंट कस्टमर को देते हैं, तो फ्लिपकार्ट की जो बिक्री है, जो उसकी सेल है, वो भी बढ़ जाती है, और जो एक्सिस बैंक है उसको नए कस्टमर मिल जाते हैं फ्लिपकार्ट के थ्रू। तो दोनों का इसमें विन विन सिचुएशन रहता है। कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड, ये कार्ड में जो अकाउंट है वो कॉर्पोरेट के नाम पे ही ओपन होगा, लेकिन ये कॉर्पोरेट अपने एम्प्लॉयज़ को देती है। तो कुछ बहुत हाई फाई कॉर्पोरेट जो अपने मान लीजिए सीईओ या हाई रैंक के अपने ऑफिसर्स को कोई क्रेडिट कार्ड देना चाहे तो वो ऐसा करती है। इसमें पेमेंट का जो लायबिलिटी है वो कॉर्पोरेट के ऊपर होगा और इस कार्ड को इस्तेमाल वहाँ के एम्प्लॉय करते हैं। ऐड ऑन कार्ड में क्या होता है कि आपका प्राइमरी कार्ड है, मान लीजिए हस्बैंड जॉब करते हैं, उनका क्रेडिट कार्ड है, तो वो प्राइमरी हो गया। उसी के बेसिस पे वो अलग से चाहे तो एक अपना एड ऑन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसको आप सेकेंडरी कार्ड बोलेंगे। इसमें जो कार्ड का रिपेमेंट का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो प्राइमरी कार्ड होल्डर के ऊपर ही रहता है। ठीक है, अलग से कुछ अकाउंट नहीं ओपन हो रहा, अकाउंट तो आपका एक ही बार ओपन हुआ, उसी के बेसिस पे आपने अलग से क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया, तो वो आपका होगा एड ऑन कार्ड। इश्यूएंस ऑफ कार्ड, और जब भी आप कोई कस्टमर कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो और आप उसको इशू कर रहे हो, तो उसको आपको टर्म्स कंडीशन, मतलब कितना इंटरेस्ट रेट, कितना फी या बाकी चार्जेस किस तरह से होंगे, बिलिंग और पेमेंट सिस्टम किस तरह से काम करेगा, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कट उसको बतानी चाहिए। बैंक शैल एडवाइस क्लाइंट अबाउट टारगेटेड टाइम फॉर, तो बैंक उसको बताएगा कि कितने टाइम में आपको ये कार्ड मिल जाएगा, वो चीज़ उसको बतानी होगी। और कार्ड जनरली आपका डीएक्टिवेट होना चाहिए जब आप कस्टमर को डिस्पैच कर रहे हैं, कस्टमर के पहुंचने के बाद वो उसको एक्टिवेट जो है बाकी का करेगा। और बैंक कस्टमर के कहने पे जो है क्रेडिट लिमिट सेटअप करेगा, और जो भी नए कार्ड या रिप्लेसमेंट वाले कार्ड है वो ईएमवी चिप वाले ही होने चाहिए, जिसमें पिन कार्ड का ऑप्शन रहना चाहिए। अगर मान लीजिए कस्टमर की लिमिट को बैंक रिड्यूस कर रहा है या कोई क्रेडिट कार्ड कंपनी रिड्यूस कर रही है, तो उसको लिख के, मतलब उसको मेल के थ्रू या एसएमएस के थ्रू इमीडिएटली इन्फॉर्म करेगा कि आपका लिमिट जो है कम हो गया है। कोई कस्टमर अपने कार्ड को कैंसिल या क्लोज करना चाह रहा है क्रेडिट कार्ड को, तो उस केस में 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपको ऐसा करना होगा। बट कंडीशन है कि उसने सारा आउटस्टैंडिंग जो है पे कर दिया हो। क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, तो आप चाहे तो फ्री ऑफ कॉस्ट हर महीने एक स्टेटमेंट कस्टमर को उसके मेल के थ्रू या उसके एड्रेस के थ्रू आप उसको भिजवा सकते हैं। और कोई भी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी को आप उसका कोई डिफॉल्ट का कस्टमर का इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो आप कस्टमर को प्रॉपर नोटिस भेजेंगे, उसके बाद ही आप ऐसा करेंगे। इंटरेस्ट रेट अनदर चार्ज, जो भी आप इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं, पहली बात, जो क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो आप लोन दे रहे हैं, ड्यू दे रहे हैं, वो नॉन प्लेटरी सेक्टर में आएगा, और इसमें सब कुछ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कुछ भी हिडन चार्ज नहीं होना चाहिए। और कस्टमर का जो भी डिफॉल्ट हिस्ट्री है और प्रॉपर उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इसमें लिखा है कि इन केस बैंक और एनबीएफसी चार्ज इंटरेस्ट रेट विच वेरी बेस्ड ऑन पेमेंट या डिफॉल्ट हिस्ट्री ऑफ कार्ड होल्डर, देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी, मतलब जो भी कस्टमर का पेमेंट हिस्ट्री, उसके हिसाब से आप उसको पेमेंट ये सब लेंगे। बैंक और एनबीएफसी शुड इंडिकेट टू कार्ड होल्डर, तो किस हिसाब से वो कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो वो पूरा उसको बताएंगे कि ये हमारा कैलकुलेशन मेथड है। और कोई भी बिल्स अगर आप कस्टमर को भेज रहे हैं, तो उसमें आपको डिले नहीं करनी। और जो भी आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा, वो आपका एनुअलाइज इंटरेस्ट रेट आप कस्टमर से चार्ज करेंगे। बोल्ड लेटर में आपको मेंशन करना है कि मिनिमम अमाउंट कितना आपको पे करना है और टोटल आपका ड्यू कितना है। और जो आप मिनिमम अमाउंट पे कर रहे हैं, जो बाकी का आपका ड्यू बचेगा, उस पर आपको इंटरेस्ट रेट चार्ज करना, उस पर आपका इंटरेस्ट रेट लगेगा, वो आपको बोल्ड लेटर्स में कस्टमर को इन्फॉर्म जो है बताना है। बोल्ड लेटर्स में लिख के उसको देना है, जो भी आपका, जैसे आप अगर ऑनलाइन देख रहे हो तो ऑनलाइन में वो चीज़ें मेंशन रहनी चाहिए। और मतलब कोई भी आपको ऐसा चार्ज नहीं करना जो कि कस्टमर को मालूम ना हो। और जो भी चार्ज टर्म कंडीशन है, वो सारी चीज़ें आपको मंथली स्टेटमेंट में बतानी चाहिए। रॉन्गफुल बिलिंग, मतलब कोई भी बिल अगर आप रॉन्गफुल कर रहे हैं, कस्टमर कोई इशू रेज कर रहा है, तो उसको आपको रिजॉल्व करना चाहिए। मैक्सिमम 30 डेज में आप ऐसा कर सकते हैं। रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस, तो 60 डेज के अंदर अंदर चाहे तो कस्टमर कंप्लेन कर सकता है, अगर वो वहाँ से, मतलब क्रेडिट कार्ड कंपनी के रिप्लाई से सेटिस्फाई नहीं है, तो बैंकिंग ऑफिसर के पास जा सकता है।
फ्रॉड कंट्रोल, तो फ्रॉड को या इस फ्रॉड कम हो तो इसके लिए आरबीआई ने कुछ रिकमेंडेशंस दी है कि जो क्रेडिट कार्ड है उसके ऊपर उसका जो कस्टमर है उसका फोटो लगेगा, पिन के साथ आप इशू इशू करेंगे, और जो सिग्नेचर लेमिनेटेड कार्ड वो इशू करेंगे, और एडवांस फीचर्स अगर कोई मेथड है तो वो वाला आप कार्ड इशू करेंगे। और ईएमवी चिप और जो पेन पिन कार्ड है, मतलब पिन फॉर कार्ड, वो बिल्कुल मैंडेटरी इसमें रहेगा। चलिए ये यहाँ से हो गया। पार्ट 2 से हम लोग होम लोन और आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।